गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज का प्रैक्टिस सेट है 13 प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आज वाली प्रैक्टिस सेट में हम सीखेंगे कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कैसे लगाते हैं। इसमें आपको स्टोरी प्लस क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो सब वो पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो थोड़ा समय लग सकता है, तो धैर्य बना करके बने रहें हमारे साथ। आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट को फर्स्ट आपको वही प्रॉपर तरीके से रीड करना है। जब आप प्रॉपर तरीके से रीड कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देंगे। रिस्क हमेशा बड़ा लो, रिस्क हमेशा बड़ा लो। जीत गए तो कैप्टन कहलाओगे, और अगर हार गए तो सलाहकार बनोगे। हार गए तो क्या बनोगे? सलाहकार बनोगे। तो रिस्क हमेशा बड़ा लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पार्ट ए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। वही आपको पुराना प्रश्न 15 मिनट अलॉट किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। देखिए, क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन पेपर प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे, और नीचे जो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 3 क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में आपके मेंशन है, बट आपको इसको प्रॉपर तरीके से रीड कर लेना है। ठीक है, तो कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड एक बहुत अच्छा शहर है, और भारत में स्विट्जरलैंड जो है वो कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम द सीनरी, वहाँ का दृश्य, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, यानी कि कश्मीर का दृश्य इज सो ब्यूटीफुल, वहाँ का दृश्य जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। दृश्य कैसा है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एक शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो वहाँ का दृश्य कैसा है? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। दैट विजिटर्स, वहाँ पे जो भ्रमण करता है, विजिटर मतलब आगंतुक, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे शहर से, यानी कि पूरे संसार से लोग वहाँ पर आते हैं। आर अट्रैक्टिव बाई इट्स, और इसकी सुंदरता को देख करके वो क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। किसकी तरफ? कश्मीर की तरफ। कश्मीर को भारत का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कश्मीर का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है। झेलम फ्लो थ्रू इट्स वैली, यानी कि इसकी घाटी से होकर के झेलम नदी बहती है। देखिए, झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदियां 5 हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, तो झेलम नदी इसकी घाटी से होकर, थ्रू मतलब पास से गुजर करके बहती है। कॉल्ड द बेल ऑफ कश्मीर, जिसे कश्मीर का घाट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन हम लगाएंगे। क्वेश्चन आप रीड करेंगे, आपको आंसर इसी में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आप रीड कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। कश्मीर जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके कहाँ पे? ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार में प्रसिद्ध है, या फिर आपका ओनली इन इंडिया, केवल भारत में प्रसिद्ध है, या फिर ओनली इन एशिया, केवल एशिया में प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन है आपके यहाँ पे नन ऑफ दीज, यानी एनओटी का मतलब होता है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे प्रॉपर आप आंसर लगाइए। आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, पहली लाइन में आप इसको पढ़िए, कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए विजिटर्स, यानी कि वहाँ पे लोग उसकी सुंदरता के लिए ऑल ओवर, यानी कि पूरे संसार से लोग वहाँ पर आते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहले ही ऑप्शन में इसका आंसर मिलेगा आपको, तो ये है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
समझ में नहीं आया तो आपको कॉल करके बता देना कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में प्रॉपर आएगा। राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, मानते हैं थोड़े राइटिंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है। हु इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके देहरादून, नैनीताल, कश्मीर और शिमला। आपको पहली लाइन में बताया गया था कि भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है। ये आपके दिए गए हैं स्टेट। क्या कश्मीर को कहा जाता है, या देहरादून को कहा जाता है, नैनीताल या कश्मीर या फिर शिमला? तो आपको पता है कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी फॉर कैनेडा इज द राइट आंसर। 2 क्वेश्चन के आंसर देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम बहुत ही आसान है, लेकिन आप इसको इतना हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। क्या कहना है कि एग्जाम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिएगा। ये एग्जाम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिएगा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपको डूब के निकल जाना है, डूबना नहीं है। तो एग्जाम को पास कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द वैली ऑफ कश्मीर, यानी कि कश्मीर की वैली यानी कि घाटी में एक नदी बहती है, वो नदी कौन सी है? क्या चेनाब नदी है, क्या इंडस रिवर है, क्या गंगा है, क्या झेलम नदी है? देखिए प्रॉपर तरीके से आपने अगर पैराग्राफ को रीड किया तो आप एक ही बार में आंसर बता सकते हैं कि द झेलम फ्लो इट्स वैली, यानी कि उसकी घाटी में नदी बहती है, वो कौन सी? झेलम नदी बहती है, झेलम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आंसर देखिए पैराग्राफ को जब आप प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे तो आपको आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और चाय पी करके नेक्स्ट पैराग्राफ को कंफर्म करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 से 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 से 8 में ये कह रहा है, क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा। चूज द फॉलोइंग द आंसर द फॉलोइंग, करेक्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। प्रश्न संख्या 4 से 8। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बी विल नॉट बी, बी विल नॉट बी, खालिस्तान है, परफॉर्म, टुमारो। आपके पास ऑप्शन है परफॉर्म्ड, परफॉर्म और परफॉर्मिंग एंड नन ऑफ दीज, यानी कि ऊपर दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जब आपने फ्यूचर टेंस पढ़ा था तो आई और बी के साथ बिल साइक्रिया लगती, सॉरी आई और बी के साथ सेल्स नन्ही शेषकर्ताओं के साथ क्या लगाते थे? बिल लगाते थे। लेकिन जब बात अति आवश्यक की आ जाए, ठीक है, जब कोई जरूरी काम हो तब वहाँ पे आई और बी के साथ क्या लग सकता है? बिल लग सकता है। तो बी बिल नॉट बी, ये आपका सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की साइक्रिया के साथ बिल नॉट के साथ बी लग गया तो निश्चित तौर पर यहाँ आपका क्या होगा? B4 होगा। तो ये आपकी एक वर्ब है, तो वर्ब में क्या लगेगा? ING फॉर्म लग जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे किस ऑप्शन में ये परफॉर्मिंग लिखा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सी फॉर कैनेडा इज द राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, इट हैज बीन रेनिंग, ध्यान से इसको समझिएगा, इट हैज बीन रेनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे आपको भरना है। इट हैज बीन रेनिंग, ये हैज बीन से समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। इसके साथ साथ बिफोर मैन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगती है, और निश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके फ्रॉम, सिंस, फॉर, बाई। देखिए ये आपका क्या है? निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं? सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में अगर कहीं सिंस होगा तो बिल्कुल आपका वो राइट जवाब होगा इस क्वेश्चन का। तो ये प्रश्न संख्या आपके बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर हो जाएगा। बी पे लिखा है सिंस,
यानी कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए रीराइट देखते हैं। रीराइट का मतलब समझते हैं रीअरेंज, यानी कि रीअरेंज का मतलब होता है कि आपको प्रश्न जो दिया गया वो रीऑर्डर से लगाना है। देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको रीऑर्डर लगाना है। हम यहाँ पे लिखते हैं कैट अपॉन द जंप्ड टेबल द। देखिए रीऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कर्ता निकालना है। तो कर्ता यहाँ पे क्या है, कैट। तो कैट आपका क्या है, इससे पहले आपका आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द कैट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो निश्चित तौर पर वहाँ पे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जंप्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ये पास्ट में चली जाती है, द कैट जंप्ड। अब वो किस पर कूदती है, टेबल पे। तो इससे पहले क्या लगेगा, कोई आपका प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है अपॉन, किस पे, द टेबल पे कूदती। तो ये देखिए किसी ऑप्शन में द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। ये आपके प्रश्न संख्या 6 में देखिए आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है, द कैट जम्प द टेबल ऑन अपॉन, ये बिल्कुल गलत है। द कैट जम्प्स अपॉन द टेबल, द कैट जम्प्स अपॉन द टेबल। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 पे देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे एक ऑप्शन आता है कमेंट करने का, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको सेम क्वेश्चन इंस्टेंटली आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि आपको स्पेलिंग जो है वो करेक्ट बतानी है। हम यहाँ पे स्पेलिंग लिख रहे हैं प्रश्न संख्या 7 में। पहला ऑप्शन दिया गया है इमीडिएटली, यहाँ पे दिया गया है IMMEDIETL। बी ऑप्शन में दिया गया है कॉम्प्रोमाइज। सी ऑप्शन में दिया है आपका, ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है फॉरेन, FOREGN। ई के बाद आई और है फॉरेन। उसके बाद दिया गया है एक्सरसाइज, DEXERCISE। अब इसमें बता रहा है कि स्पेलिंग इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है। अब देखिए स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग की बात हो रही है। तो इमीडिएटली, कॉम्प्रोमाइज, फॉरेन और एक्सरसाइज, ये देखिए चारों स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। ठीक है, इमीडिएटली की स्पेलिंग होती है IMMEDIATL, इमीडिएटली, कॉम्प्रोमाइज और फाइन। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये ऑप्शन में आपकी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, बाकी सभी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 पे कह रहा है ही डैड डॉट डॉट मलेरिया, ही डैड मलेरिया। देखिए हमने आपको पहले बताया था किसी डिसीज से पहले, यानी किसी डिसीज से किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, कोई नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे हो, तो उसके साथ साथ हमेशा क्या लगेगा, विद का प्रयोग होगा। विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होना 100% तय है। तो देखिए ये विद किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो सी फॉर कैनेडा इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 से 10 की तरफ वही आपको पैराग्राफ रीड करना है। पैराग्राफ है आपका, देखिए पैराग्राफ आपको रीड कर लेना है, हम आपको आंसर ही आंसर बताते हैं इसके। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 10 पैराग्राफ आपको रीड करना पड़ेगा। तो पैराग्राफ में पहला ही क्वेश्चन दिया गया, ही रेफर्स टू, किसके लिए किया गया है। अगर आप पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ही रेफर करता है, ये एक नाउन था। ठीक है, ऑप्शन है आपका सिद्धार्थ।
ठीक है, ही रेफर की बात हो रही है तो सिद्धार्थ ये है आपका नाउन। क्या है आपका? नाउन। और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन वर्ड आपका ही, तो ही के स्थान पर क्या ही किसके स्थान पर प्रयोग किया गया? सिद्धार्थ के। तो सिद्धार्थ ऑप्शन संख्या हो जाएगी आपकी बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वाज सेंट टू द स्कूलिंग एट द एज ऑफ, यानी कि उसको स्कूल भेजा गया था। स्कूल किस उम्र में भेजा गया था? इसमें यहाँ पे देखिएगा, आप इस पैराग्राफ को पढ़िए ध्यान से। 12 बैठी हुआ सेंट अवे द स्कूलिंग इन द हिंदू सीक्रेट, यानी कि उसे 12 वर्ष की उम्र में स्कूल भेज दिया गया था। 12 मतलब ये आपके ऑप्शन डी में है, तो डी फॉर डेनमार्क द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ को आपको रीड कर लेंगे, फिर आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रश्न संख्या 11 से 13 की तरफ चलते हैं। 10 तक हो गए और 11 से 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, हाउ डज एन वांट टू बिगन हर डायरी। ठीक है, अपनी डायरी को वो लिखना चाहती थी बाय गिवन एन इंट्रोडक्शन। उसमें क्या है, एक इंट्रोडक्शन देना चाहती थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुर्ग इज ए कंट्री। ऑप्शन है आपके टी, ब्रेड, कॉफी, ग्रीन। हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया था कि कुर्ग क्या है, एक कॉफी कंट्री है। कुर्ग क्या है, एक कॉफी कंट्री है। और कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक में। टी की बात आ जाए तो वो असम में हो जाएगी। तो ये आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने साथ एक प्रैक्टिस सेट रखिए और इसमें से फटाफट क्वेश्चन के आंसर आप लगाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 से 15 की तरफ। इसको इरेज कर रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप तुरंत हमें पूछिए। फिलहाल कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास में डाउट अक्सर कर रहते ही नहीं है। प्रश्न संख्या 14 से 15। प्रश्न संख्या 14, फिर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा। तो रीड करेंगे, द फॉग कम्स ऑन ए लिटिल कैट, यानी कि कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट, यानी कि इसकी तुलना की गई है, एक बिल्ली से तुलना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, हु इट इज द एबव लाइन्स, यानी ऊपर दी गई लाइन में इट का प्रयोग किसके लिए है? इट का प्रयोग किसके लिए है? इट आपका क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया गया? फॉग के लिए। फॉग मतलब कोहरा। कोहरा जो आता है वो चुपचाप बिल्ली की भांति आता है और अपने घुटने मोड़ करके क्या करता है? बैठ जाता है। तो एक इट किसको रेफर कर रहा है? फॉग को कर रहा है। तो ऑप्शन संख्या आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी फॉर बांग्लादेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज फॉग कम्स ऑन, यानी कि कोहरा जो है वो कैसे आता है? यहाँ पे आपको पहली लाइन में बताया गया था ऑन लिटिल कैट्स फीट, तो आपकी ऑप्शन संख्या डी में ये है। तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हैं। चलते हैं 16 से 20 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 16वें क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाउ वाई ट्रिकी लुक। ट्रिकी कैसा दिखता था? ये एक डॉग था और बहुत ही स्मार्ट दिखता था, तो है ना, क्वाइट स्मार्ट। क्वाइट स्मार्ट, बहुत ही ज्यादा कैसा दिखता था? सुंदर दिखता था। और ये ऑप्शन संख्या आपके सी में है, तो सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर है। देखिए, प्रैक्टिस सेट आपके पास ये अनसॉल्व पेपर होना चाहिए। ठीक है, हम आपको जल्दी से करा रहे हैं क्योंकि समय कम है और हमें प्रैक्टिस सेट सभी लगवाने हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या ये हो गया 16। 17 प्रश्न संख्या की तरफ चलते हैं। 17 में कह रहा है, वाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, यानी कि हरी सिंह एक चोर था, वो अनिल जो था एक लेखक था। आई थिंक कहानी में लेखक है, कहानी का लेखक नहीं है। ठीक है, अनिल से हरी सिंह क्या चाहता था? कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ काम चाहता था। क्या चाहता था? काम चाहता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन संख्या ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18 का 17 का आंसर ये हो जाएगा, 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 18 में कह रहा है, व्हाट टाइप ए मैन ग्रीफन बाज, ग्रीफन कैसा व्यक्ति था? ठीक है, ग्रीफन देखो लॉलेस था। ठीक है, नियम का उल्लंघन करने वाला था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ए एंड बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन संख्या सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 आपका कह रहा है, मिसेज लॉयजल वेंट टू द मिसेज फॉरेस्टियर टू बोरो, यानी कि लैजोल यानी कि मटिल्डा जो है मिसेज फॉरेस्टियर के यहाँ उधार लेने क्या गई थी? देखिए, उसके बाद ड्रेस भी थी। ठीक है, गहनों की कमी थी, तो वो क्या लेने गई थी? ए नेकलेस। ए नेकलेस,
नेकलेस मतलब गले का हार वो लेने गई थी, जब वो लेके जाती है पार्टी में पहन के जाती है, फिर उसके बाद वो खो जाता है। तो ये ऑप्शन संख्या हो जाएगी बी। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा तो फटाफट आप इसको आंसर लगाते चलिए। विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल, यानी कि दीवार पर जब भोली विद्यालय गई थी तो विद्यालय में भोली ने देखा कि जो बहुत सारी तस्वीर बनी थी, बहुत सारे जानवर थे, काऊ, पैरट, गॉड या ऑल ऑफ एबव। देखिए काऊ, जब उसने देखा कि उसे लगा कि काऊ की जब तस्वीर देखी उसे लगा कि मेरी गाय का नाम था तो लक्ष्मी था, ठीक है। तो उसने देखा कि गाय भी देखी थी उसने। और बी ऑप्शन में कह रहा है पैरट, उसने तोता भी देखा था। उसने दीवार पर क्या देखा था, तोता भी देखा था, और उसने बकरी भी देखी थी। क्या देखी थी, बकरी भी देखी थी। अर्थात इसने तीनों चीजें दीवार पर देखी थी। अगला ऑप्शन कह रहा है कि ऑल ऑफ एबव, यानी कि ऊपर दिए गए सभी को उसने देखा था। तो इसका ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये पार्ट ए आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन में से कम आपके 20 के 20 सही होने चाहिए। आई थिंक एक दो गलत हो जाएगा, नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपको OMR शीट है, बहुत ही सावधानी पूर्वक भरनी है। ठीक है, ये नंबर आपके सॉलिड होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। ठीक है, चलिए आइए पार्ट बी सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट बी में ग्रामर पोर्शन हम आपको हल करवाते हैं। देखिए इससे पहले आपको जो क्वेश्चन सेलेक्ट करना वो आप कर लेंगे। इससे क्या होता है कि आपने लेटर लिखना आपको बता ही चुके हैं, और ऐसे निबंध लिखना है आपको। ठीक है, जो हल करने वाली बात है वो हम आपको बताते हैं। देखिए संडे को यानी कि कल मैराथन क्लास होगी, जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर छांटना और क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो रट्टा मार पढ़ाई से थोड़ा हटके और आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। अगर आपने चैप्टर को प्रॉपर से रीड किया है तो आप आंसर अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर पोर्शन हल करने वाला तो हम आपको हल करवाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है री राइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा, प्रधानाध्यापक ने बच्चों से कहा कि सिट डाउन, बैठ जाओ। तो उनको क्या आदेश दिया है। जब इस तरह की इम्परेटिव की बात आ जाएगी तो यहाँ की इसकी इनडायरेक्ट बनेगी, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल क्या हुआ, ऑर्डर दिया। ऑर्डर किसको दिया है, द बॉय। ऑर्डर द बॉय। इन्वर्टेड को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑर्डर द बॉय टू सिट डाउन। सिट डाउन, तो ये देखिए आपकी इनडायरेक्ट बन गई। देखिए प्रैक्टिस सेट आप सामने निकाल के रखिए। प्रैक्टिस सेट जब आपके सामने होगा तो आपको क्वेश्चन देखेंगे और आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, यानी कि प्रधानाचार्य ने लड़कों को आदेश दिया कि बैठ जाओ। ठीक है, अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना। चलिए हम इसको पूरा लिखते हैं। डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मेहता टीचेस अस फिजिक्स। डॉक्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स। देखिए डॉक्टर से एक बात याद आ रही है, जिन्हें आप झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं ना, आधे से ज़्यादा जिंदगियां तो इन्होंने बचा रखी हैं, वरना डिग्री वाले डॉक्टरों ने तो लूट मचा रखी है। आधे से ज़्यादा जिंदगी इन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से ही लोग जीवित हैं। 50 रुपये में इलाज कर देते हैं। वही आप अगर किसी डिग्री धारक डॉक्टर के पास जाएंगे तो हाथ देखने का कम से कम 300 रुपये फीस रखते हैं, और अपने आप को कहते हैं ये देश के रक्षक हैं, अपने आप को भगवान भी बोलते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। और झोला छाप डॉक्टरों को हमेशा उनकी अवहेलना करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, जबकि वही हमारे देश के आधे से ज़्यादा जनता को बचाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है सेंटेंस आपका, डॉक्टर मेहता ये आपका करता है टीचेज अस फिजिक्स, जो हमको क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे यस लगी है तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। चलिए इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ से आप उठाइए, अस को जब आप
सब्जेक्ट बनाएगा तो ये हो जाएगा बी, और बी बहुवचन कर्ता के साथ सहायक्रिया लगती है आर। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बी आर टॉट, क्या पढ़ाते हैं वो? फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स बाई डॉक्टर मेहता। मेहता, इस तरह से पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो दूसरा तरीका भी आजमा सकते हैं इसका। दूसरा तरीका क्या है, आपको फिजिक्स को उठाना है तो यहाँ पे उठाएंगे फिजिक्स। देखिए इसमें एस लगे, इसका मतलब आप इसको बहुवचन नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, फिजिक्स इज, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिजिक्स इज टॉट। ठीक है, अब जब अस को जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन टू लगा देंगे, टू अस बाई डॉक्टर मेहता। देखिए दो तरीके हैं इनमें से, चाहे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा करके, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा करके, कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा करके आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लगाने से अच्छा दिख रहा है, अंधेरा नहीं दिख रहा है, दिखा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएट का मतलब बहुत आसान, ये 2 नंबर आपको फ्री के ही मिल जाते हैं। इसमें कह रहा है ही रोट आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम ए। ठीक है, आपको इसमें लेटर को बड़ा कर देना है, ही शब्द को आपको क्या करना है, कैपिटल कर देना है, रोट के बाद आई को भी आपको कैपिटल कर देना है, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है। उसके बाद है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको ये स्टोरी करनी। देखिए स्टोरी के आपके 4 नंबर सॉलिड होते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको स्टोरी कैसे करते हैं। देखिए कुछ नाउन्स जो होते हैं वो दिखने में तो बहुवचन लगते हैं, जैसे आपका यहाँ पे फिजिक्स है, PHYSICS, फिजिक्स, लेकिन सिंगुलर इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। ठीक है, जैसे आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स दिखने में आपको लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन क्या करेंगे, ये सिंगुलर है। सिविक्स, ये आपको मैन वर्ब में, ये आपका नाउन में एस लगता है, तो एस से आप ये नहीं समझेंगे कि प्लूरल है। इनके साथ हमेशा साइक्रिया जो लगाएंगे वो सिंगुलर ही लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो हम इसकी स्टोरी जो होती है वो हम आपको बताते हैं कि स्टोरी कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टोरी है आपकी ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। आपके साथ प्रैक्टिस सेट है, आप उसको निकाल के रखिए। ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी इसको करना है। स्टोरी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टोरी। ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये तो हो गया इनका नाम। ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, मतलब पास्ट में। तो बाज एन एवल, एवल का मतलब होता है योग्य, इसे आप लर्न भी बोल सकते हो। ठीक है, एवल क्या थे, वो योग्य टीचर थे। आपकी बुक में अगर कहीं लर्न लिखा हो तो उसको भी आप कर सकते हैं, LEARNED। ठीक है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, LEARNT भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये लर्न लिखेंगे तो यहाँ पे एन नहीं ए लगेगा। ठीक है, चलिए आगे वाली लाइन पढ़िए। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। कई विद्यार्थी को मतलब मैनी स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एस लगा है, ये बहुत सारे विद्यार्थी हो गए। मैनी स्टूडेंट उनके पास क्या करने आते थे, मैनी कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। मैनी स्टूडेंट आते थे मतलब पास्ट में है, तो मैनी स्टूडेंट कैम, चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, हर किसी के साथ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैनी स्टूडेंट कैम टू हिम, उनके पास आते थे। किसके पास, ईश्वर चंद विद्यासागर के पास आते थे। किसके लिए आते थे, मैनी स्टूडेंट, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। टू स्टडी, टू स्टडी, स्टडी ना करके स्टडी की जगह आप रीड कर सकते हैं।
यानी कि मैनी स्टूडेंट कम टू हिम, उनके पास आते टू स्टडी या टू रीड, पढ़ने के लिए आते थे। स्टोरी बनाना आसान है। हमने आपको बताया था कि पहले आपको प्रॉपर तरीके से सेंटेंस को आइडेंटिफाई, पहचान करना है कि किस टेंस से लिया गया। ठीक है, अगली लाइन पढ़िए। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो विद्यासागर, अब इनका शॉर्ट नेम होती है विद्यासागर, तो ये हो जाएंगे विद्यासागर। चलिए लाइन को दोबारा पढ़िए। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक पुस्तक लिखी। ठीक है, किस पे लिखी थी? व्याकरण पे। तो विद्यासागर लिखी, रोट हो जाएगा, विद्यासागर रोट ए बुक, किस पे लिखी थी? व्याकरण पे, ऑन ग्रामर। यहां तक पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा लास्ट तक? ठीक है, फिर से पढ़िए इसको। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, फॉर, किसके लिए? हेल्प, मतलब सहायता के लिए, हेल्प लिख सकते हैं, या यूज, ठीक है, ऑफ, किनकी सुविधा के लिए? विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। देम मतलब बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, उनकी सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया? विद्यासागर ने एक पुस्तक लिखी, या आप कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हेल्प देम या हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेकों कार्य किए। ठीक है, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए क्या किया? अनेकों कार्य की, यानी कि पूरी की पूरी स्टोरी जो टिकी हुई है आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे टिकी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किए? बहुत सारे कार्य किए। तो ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डू मतलब होता है करना, और डिड यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब न होकर के क्या है? मैन वर्ब है। ही डिड बहुत सारे कार्य किए। ठीक है, सेवरल, ही डिड सेवरल वर्क, उन्होंने क्या किए थे? बहुत सारे कार्य किए थे। फिर से आप इसको रीड किया, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेकों कार्य किए। ठीक है, अनेकों कार्य मतलब बहुत ज्यादा कार्य किए, सेवरल वर्क। ठीक है, अनेकों कार्य किए दिए। फॉर, किसके लिए? फॉर द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब उन्नति के लिए। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेकों कार्य किए, शिक्षा की उन्नति के लिए, ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की उन्नति के लिए उन्होंने क्या किए? अनेकों कार्य किए। देखिए यहां तक स्टोरी आपको समझ में आ गई है। ठीक है, सेवरल का मतलब होता है उन्होंने अनेकों कार्य किए। फॉर किसके लिए? उन्नति के लिए। किसकी उन्नति? शिक्षा की उन्नति के लिए उन्होंने, ही मतलब उन्होंने, किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेकों कार्य किए। एक बार पूरी स्टोरी रिवाइज कीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल या लर्न टीचर, एक योग्य अध्यापक थे। मैनी स्टूडेंट कम्स, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी उनके पास आते थे। कम्स टू हिम, उनके पास आते थे, किस लिए आते थे? टू स्टडी या रीड, इनमें से कोई एक ही लगाना है, पढ़ने के लिए आते थे। विद्यासागर रोट ए बुक, विद्यासागर ने एक किताब लिखी, किस पर लिखी? ऑन ग्रामर, व्याकरण पे लिखी। फॉर द हेल्प ऑफ देम, या फिर स्टूडेंट, कोई एक लिखना है। विद्यार्थियों की सहायता के लिए उन्होंने व्याकरण पे एक पुस्तक लिखी थी। ही डिड, उन्होंने किए। ठीक है, सेवरल वर्क, ठीक है, सेवरल वर्क्स, बहुत सारे कार्य किए। फॉर द प्रोग्रेस मतलब उन्नति के लिए, ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की उन्नति के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिटरेचर से है, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है, आपको आंसर देने पड़ेंगे। देखिए अब आपको 3 से 4 प्रश्न है, वो आपको याद करने हैं, और याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन यदि लास्ट इंप्रेशन, पहला पेपर अगर आपका अच्छा हो गया तो सारे के सारे पेपर अच्छे हो जाए। तो बस धैर्य बना के पढ़ते रहिए आप। ठीक है, पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ना है। अगर पढ़ाई से आपने मुंह मोड़ लिया तो पढ़ाई आपसे मुंह मोड़ लेगी, तकलीफ आपको ही होगी। ठीक है, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं सर दिक्कत आ रही है।
तो हम आपको वही टॉपिक दोबारा से रिवाइज कराएंगे। अगर ग्रामर की बात की जाए तो मेरा कोई भी स्टूडेंट ग्रामर पोर्शन को हल करने में तनिक भी समय नहीं लगाएगा। ठीक है, चलिए तो